जब ओशो की जान खतरे में पड़ी, ओशो बाल बाल बचे। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी प्रारंभ करने से पूर्व हम बता दें कि हम शंकराचार्य जी एवं शंकराचार्य परंपरा का आदर करते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र घटना को जैसा का तैसा आपके समक्ष लाना है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की गुरु स्टोरी श्रद्धेय स्वामी अघेय भारती की किताब ब्लेस्ड डेज विद ओशो एवं अन्य ओशो सन्यासियों के लेख, साक्षात्कार एवं विवरण पर आधारित है। यह घटना 1969 की है। पटना में 3 दिवसीय विश्व हिंदू धर्म महासभा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए ओशो रजनीश को आमंत्रित किया गया था। 29, 30 और 31 मार्च को गांधी मैदान पटना में आयोजित इस सम्मेलन में राजनीति और धर्म के गणमान्य व्यक्तित्व, जिनमें ओशो के अलावा स्वतंत्रता संग्रामी सेठ गोविंददास और पुरी के शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया गया था। पटना के लोगों में इस सम्मेलन को लेकर बड़ा रोमांच था। उन दिनों ओशो आचार्य रजनीश के नाम से प्रख्यात थे। वे इस सम्मेलन में पहली बार भाग ले रहे थे। देश भर में उनकी छवि तेज तर्राट और सीधा साफ बोलने की बन चुकी थी। जहां ओशो को सुनने वाले और चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, वहीं कुछ लोगों की आंखों में वे खटकने लगे थे। सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु ओशो 28 मार्च 1969 को पटना पहुंच गए। उनके साथ स्वामी अघेय भारती और मां क्रांति भी थी, जिनके बारे में आप एक अन्य गुरु स्टोरी, जिसका शीर्षक है करुणा सागर ओशो के 3 प्रसंग में सुन चुके हैं। पटना के रेलवे स्टेशन में उन्हें लिवाने डॉक्टर RC प्रसाद आए, जो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 29 मार्च की सुबह ओशो की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें एक्यूट साइनस की तकलीफ थी, जो अचानक बढ़ गई थी। साथियों के तीव्र आग्रह पर ओशो ने डॉक्टर से मिलने पर हामी भर दी। डॉक्टर ने उन्हें उसी रात 9 बजे का अपॉइंटमेंट दे दिया। 29 मार्च को ही शाम ओशो को बोलने का निमंत्रण था। पैम्फलेट्स भी छप चुके थे। जब ओशो पटना के गांधी मैदान पहुंचे तो आयोजकों ने उनका स्वागत फूलमाला से किया। सेठ गोविंददास, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी और राजनेता थे, भाषण दे रहे थे। तभी शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। उनके साथ कई समर्थक भी थे, जो शंकराचार्य जी अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शंकराचार्य जी के साथ एक बड़ा समूह आया था, जो उन पर फूल बरसा रहा था। लोग मुड़ मुड़ कर शंकराचार्य जी को देखने का प्रयत्न कर रहे थे। लोगों का ध्यान बढ़ गया था। सेठ गोविंददास बोलते बोलते रुक गए। शंकराचार्य जी सीधे स्टेज पर चढ़ गए और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। दरअसल उन्हें सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब सेठ गोविंददास जी ने पुनः बोलना शुरू किया कि अचानक शंकराचार्य जी उठे और माइक पकड़ लिया। सेठ गोविंददास जी आदर के चलते हटकर खड़े हो गए। पैम्फलेट के अनुसार उस शाम ओशो को बोलना था, पर चूंकि अब शंकराचार्य जी बोलने लगे थे, आयोजकों ने इसमें दखल देना उचित न समझा। जैसे ही शंकराचार्य जी ने बोलना शुरू किया कि समर्थकों ने फिर से जिंदाबाद के नारे लगाए। ओशो बड़े संयम के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे रहे।
शंकराचार्य जी पूरे 1.5 घंटे तक बोलते रहे, जिसमें उन्होंने कई बार धर्म की दुहाई दी और हाथ उठाकर जय श्री राम के नारे लगवाए। जनता में रोमांच बहुत अधिक बढ़ गया था। अपने भाषण को विराम देने से पूर्व उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष को माइक थमा दिया। ओशो फिर भी कुछ न बोले और संयम के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। अब तक 2 घंटे बीत चुके थे और दर्शकों ने ओशो के मुख से एक शब्द भी न सुना था। ऐसा लग रहा था कि शंकराचार्य जी नहीं चाहते थे कि लोग ओशो को सुने। अब तक कई श्रोता आयोजकों से पूछने लगे थे कि आचार्य रजनीश जी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा था। माहौल गर्मा गया था। थोड़ी बहुत चिल्ला-चोट भी शुरू हो गई थी। अंततः जब 45 मिनट का समय बचा था, तब ओशो को आमंत्रित किया गया। जैसे ही ओशो ने अपना पहला वाक्य मेरे प्रिय मित्रों कहा कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे। तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओशो को काफी इंतजार करना पड़ा, परंतु जैसे जैसे ओशो बोलते गए, जनता में एक अजीब सी शांति छा गई। सभी मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात को सुन रहे थे। ओशो अपने ही अंदाज में गए बीते धार्मिक मान्यताओं और धर्म के ठेकेदारों पर तीक्ष्ण प्रहार कर रहे थे, जिससे शंकराचार्य जी और उनके समर्थक खासा नाराज हो गए। कुछ समर्थक बीच बीच में चिल्लाने लगे, पर ओशो पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। जब चिल्ला चोट काफी बढ़ गई, तब उन्होंने हाथ उठाकर कहा, नहीं, ऐसे नहीं। जब शंकराचार्य जी बोल रहे थे, तब मैंने संयम से उन्हें सुना। अब आप भी मुझे सुने। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगा। ओशो आगे बोले, सिर्फ राम राम कहने से कुछ न होगा। अगर राम कहीं होंगे और यह सब देख रहे होंगे, तो वे सिर पकड़ लेंगे। कुछ लोगों ने धर्म की दुकान खोल रखी है और राम नाम बेचने का धंधा बना लिया है। ये दुकानदार और धर्म के ठेकेदार कभी नहीं चाहेंगे कि मनुष्य सही मायने में धार्मिक बने, क्योंकि जिस दिन मनुष्य सच में धार्मिक हो जाएगा, उस दिन इन ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएगी। ओशो बोल ही रहे थे कि शंकराचार्य जी के समर्थक उबल पड़े। स्टेज पर बैठे उनके एक शिष्य ने अचानक खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे मैदान का माहौल पूर्णतया गड़बड़ा गया था। शंकराचार्य जी आग बबूला हो गए थे और आयोजकों पर चिल्लाने लगे, घोर अपमान है यह व्यक्ति हमारी संस्कृति, विरासत और यहाँ तक कि हमारे भगवान पर प्रश्न उठा रहा है। अगली बार अगर इस रजनीश को बुलाओ तो हमें न बुलाना। आयोजक बड़ा घबरा गए। एक आयोजक आया और ओशो से अनुरोध करने लगा कि वे माइक छोड़ दें, जिसके जवाब में ओशो बोले, माफ कीजिए, आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया है, तो सुनने का संयम भी रखें। तभी शंकराचार्य जी उठ गए और स्वयं ओशो से माइक छीन लिया और बोले, यह व्यक्ति कुछ नहीं जानता। यह हमारे मान्यताओं का अपमान कर रहा है। जो व्यक्ति हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह हिंदू ही नहीं है। इसे यहाँ किसने आमंत्रित किया है? मैं वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता हूँ। अगर मैं मनुस्मृति का एक श्लोक भी पढ़ दूं, तो यह इसका अर्थ न बता सकेगा। शंकराचार्य जी बोल ही रहे थे कि ओशो माइक अपनी तरफ खींचते हुए बोले, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा आयोजकों से निवेदन है कि जितना वक्त शंकराचार्य जी को
बोलने के लिए दिया गया उतना ही वक्त मुझे भी मिलना चाहिए। ओशो आगे बोले। मित्रों, आप देख सकते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तभी शंकराचार्य जी के समर्थक बहुत भड़क गए। अब तक मैदान दो गुटों में बंट गया था। कई लोग ओशो के समर्थन में आवाज उठाने लगे थे। पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। काफी महिलाएं भी आई हुई थी। जहां स्टेज पर शंकराचार्य जी अपने समर्थकों के साथ बैठे थे, वहीं ओशो अकेले थे। अचानक स्थिति गंभीर हो गई थी। शंकराचार्य जी के समर्थक ओशो को घेर चुके थे। लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। तभी प्रोफेसर आरसी प्रसाद स्टेज पर चढ़ गए और ओशो को लेकर स्टेज के नीचे उतरने लगे। पीछे से शंकराचार्य जी चिल्ला रहे थे, उसे रोको, वह न जाने पाए। भीड़ उग्र हो गई थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। तभी लोगों का एक समूह ओशो की तरफ दौड़ पड़ा। माहौल तनावपूर्ण था, परंतु ओशो बिल्कुल ही निश्चिंत और निडर नजर आ रहे थे। शंकराचार्य जी के समर्थक स्टेज से चिल्ला रहे थे कि आचार्य रजनीश को न जाने दिया जाए। तभी ओशो बोले, मैं कहीं नहीं भाग रहा, यही हूं आपके समक्ष। आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। कल शाम मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब तक वह समूह ओशो के बेहद करीब पहुंच चुका था। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी उनमें से एक व्यक्ति चिल्ला पड़ा, आचार्य रजनीश जिंदाबाद। पासा पलट गया था। अब ओशो के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शंकराचार्य जी के समर्थक अब हाथ जोड़ने लगे थे। आयोजक माइक से शांति की अपील करने लगे। समूह ओशो को कार तक ले गया और कार के पीछे दौड़ता हुआ आचार्य रजनीश जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। शंकराचार्य जी भी सुरक्षित अपनी गाड़ी में बैठ गए। एक बड़ी अनहोनी अभी के लिए टल गई थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर स्नान के बाद ओशो सीधा डॉक्टर से मिलने पहुंच गए। रास्ते भर ओशो बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न था। वहीं उनके साथी बड़े ही विचलित थे। उन्हें एहसास था कि वे मौत के मुंह से जिंदा वापस आए थे। अगले दिन सुबह ओशो ने नाश्ता किया। तारीख थी 30 मार्च 1969। नाश्ते के बाद ओशो ने प्रोफेसर प्रसाद से आयोजकों को टेलीफोन कर शंकराचार्य जी से वाद विवाद की सभा का आयोजन करने को कहा। कुछ देर में ही आयोजकों का कॉल वापस आया। उनका कहना था कि शंकराचार्य जी ने आचार्य जी के वाद विवाद का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। परंतु ओशो कहां रुकने वाले थे। उन्होंने प्रोफेसर साहब से सीधे शंकराचार्य जी के टेलीफोन पर कॉल करवाया, परंतु पूरे दिन जवाब न मिला। अंततः शाम 3 बजे शंकराचार्य जी की तरफ से निमंत्रण ठुकरा दिया गया। अब बात साफ हो गई थी। ओशो के साथियों को लग रहा था कि बात खत्म हो गई, परंतु शाम होते ही ओशो स्नान कर तैयार हो गए और गांधी मैदान के लिए निकल पड़े। 3 दिवसीय समारोह का यह दूसरा दिन था। ओशो को देखते ही लोगों में उमंग का संचार हो गया। लोग तालियां बजाने लगे और आचार्य जी अमर रहे के नारे भी गूंजने लगे। ओशो सीधे स्टेज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर आयोजकों ने उन्हें रोक दिया।
शायद उन पर दबाव था कि आचार्य जी का संबोधन ना हो। वे ओशो को स्टेज पर जाने से रोकते रहे। अंततः ओशो को पलटना पड़ा। लोगों में खासी नाखुशी थी। ओशो पुनः गेस्ट हाउस लौट गए, परंतु अब भीड़ गेस्ट हाउस के बाहर भी जमा होने लगी थी। कई लोग गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर चिट्ठियां छोड़ रहे थे, जिनमें वे ओशो से अनुरोध कर रहे थे कि वे अलग से सभा कर अपनी बात लोगों तक रखें। वह दिन भी निकल गया। तीसरे और अंतिम दिन गांधी मैदान खाली था। लोगों ने महासभा का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि प्रोग्राम और भाषण हुए, पर श्रोता गिने चुने ही थे। तभी अचानक खबर आई कि ओशो के समर्थकों ने अगले दिन यानी 1 अप्रैल 1969 का पूरा दिन गांधी मैदान की बुकिंग कर ली थी। इसी दौरान गेस्ट हाउस का फोन लगातार बजता रहा। ओशो को धमकियां आ रही थी कि अगर उन्होंने गांधी मैदान पर सभा को संबोधित किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। ओशो को चाहने वाले उनसे सभा न करने का अनुरोध कर रहे थे, परंतु ओशो का एक ही जवाब था, अगर मैं डर कर बैठ जाऊं तो यह कार्य कौन करेगा? जो मैं करने निकला हूं उसे करे बिना नहीं जाऊंगा। अंततः सबको ओशो की बात माननी पड़ी। 1 अप्रैल 1969 को ओशो तय समय पर मैदान पहुंच गए, जहां 45,000 के करीब दर्शक जमा थे, जिनमें जवान, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं थी। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। संबोधन के बाद जब ओशो कार से निकले तो उनके पीछे भीड़ आचार्य रजनीश अमर रहे के नारे लगाते हुए चलती रही। करीब 1.5 किलोमीटर तक लोग उनका पीछा करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कुछ होने के बाद भी समाचार पत्रों में इसका जिक्र तक नहीं हुआ था। कई लोगों को इसमें षड्यंत्र की बू आ रही थी। लोगों का यह मानना था कि समाचार पत्रों पर बड़ा दबाव था कि आचार्य रजनीश की चुनौती और शंकराचार्य के इंकार के विषय में ना छापा जाए। कुछ खास लोगों से चर्चा करते हुए ओशो ने कहा था कि भीड़ भेड़ के समान होती है, जहां हाँक कर ले जाया जाए वहीं चल पड़ती है। इसीलिए लोगों को जगाना आवश्यक है। जागा हुआ मानव खतरनाक है, क्योंकि वह अपना अच्छा बुरा समझता है। धर्म के ठेकेदार लोगों को धर्म के नाम पर सुलाकर रखना चाहते हैं, और मेरा कार्य है लोगों को जगाए रखना। मैं वही कर रहा हूं। जब एक साथी ने ओशो से पूछा कि क्या उन्हें डर नहीं लगता, तब ओशो का जवाब था, डर किस बात का और किससे? सत्य हमेशा अकेला होता है, पर निडर होता है। गुरु प्रेमियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आज की गुरु स्टोरी पर कमेंट करते समय संयम और विवेक का पालन करें। कृपया विशेष ध्यान दें कि आपके कमेंट से किसी की भी भावना आहत न हो। हम आपके सहयोग के लिए आभारी हैं।